इश्क खूबसूरत है कोई गुनाह नहीं, इससे जुदा तो खुदा भी नहीं। जी हाँ, लेकिन आज मैं आपको जो इश्क की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसमें इश्क में आशिक ने ऐसा गुनाह किया है जो शायद खुदा भी नहीं माफ़ करेगा। दरअसल 20 साल की एक लड़की जिसका नाम सिका होता है। सिका के लिए कॉलेज की दुनिया नई थी। बड़े बड़े क्लासरूम, लाइब्रेरी से झांकती किताबें और कैंटीन में दोस्तों के साथ गप्पेबाजी। दिन बीते, महीने गुजरे। फिर एक दिन सिका अपनी सहेली नेहा के साथ कैंटीन में बैठी थी। थोड़ी देर बाद एक लड़का वहाँ से गुजरा। नेहा ने सिका को कोहनी मारी और फुसफुसाकर बोली, देख वो लड़का तुम्हें ही देख रहा है, रोज़ देखता है तुम्हें। सिका ने चाय की चुस्की ली और बिना मुड़े बोली, देख तो हम भी रहे हैं कई दिन से, खैर क्या फ़र्क पड़ता है। नेहा हंसकर बोली, तुम भी कम नहीं हो, लेकिन जो भी हो लड़का है काफ़ी स्मार्ट। तुम नाम जानती हो उसका? सिका ने सिर हिलाकर ना बोल दिया। नेहा बोली, दीपू यादव नाम है आपके आशिक का। सिका ने पलटकर नेहा से पूछा, तुम्हें कैसे पता, तुम जानती हो उसे? नेहा बोली, हमें सब पता रहता है, बड़े घर का लड़का है, कई लड़कियां उस पर लट्टू हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। सिका जहाँ जाती दीपू वहीं नजर आता, लेकिन बोलता कुछ नहीं था। एक दिन नेहा ने सिका से फिर कहा, तुम्हारी तरफ से हम बात करें? सिका ने किताब से नज़रें उठाईं और मुस्कुराकर बोली, हैंडसम तो वो है, लेकिन हम पहले क्यों बात करें? और बोली, देखते हैं उसमें बोलने की हिम्मत है भी या फिर ऐसे ही। नेहा ने आंखें मटकाकर कहा, मैडम जी के जलवे हैं, चलो ठीक है। और फिर एक दिन सिका लाइब्रेरी से निकल रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सिका रुक गई, तभी दीपू आया, उसके हाथ में छाता था। वो रुका, सिका की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, आप चाहें तो हम छाता शेयर कर सकते हैं। ये सुनकर सिका एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर हामी भर दी। दोनों साथ चलने लगे। दोनों की धड़कनें तेज थीं। तभी दीपू हिचकते हुए बोला, मैं दीपू हूँ, कई बार देखा है आपको कैंटीन में। सिका सिर झुकाकर मुस्कुराई और बोली, हम नोटिस कर रहे हैं। दीपू हंसा और बोला, अच्छा तो हम अकेले नहीं थे। सिका ने गुस्से में कहा, हम अंधे थोड़ी हैं। यह सुनकर दीपू सहम गया। तभी सिका मुस्कुरा दी। तब तक दोनों कॉलेज के गेट तक आ चुके थे। दीपू ने सिका से पूछा, कहाँ रहती हैं आप? सिका बोली, कमलेशपुरम। दीपू चौंक कर बोला, अरे हम भी उसी तरफ रहते हैं, साथ चलें क्या? सिका ऑटो में बैठी, लेकिन कुछ बोली नहीं, बस खिसकते हुए दीपू के बैठने की जगह बना दी। दीपू ने देखा लेकिन बैठा नहीं। तभी सिका हंसते हुए बोली, आ जाओ अंदर, बाहर भीग जाओगे। अगले दिन दीपू कैंटीन में सिका का इंतजार कर रहा था। सिका आती दिखी तो दीपू ने नज़र झुकाकर बाल सही किए और कपड़ों पर हाथ फेरा। सिका को देखते ही दीपू ने पूछा, चाय? सिका मुस्कुराकर बोली, लेकिन तुम तो रोज़ कॉफ़ी पीते हो। दीपू ने शरारत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, मतलब हम भी नोटिस हो रहे थे। सिका शर्माकर बैठ गई। उसने चाय ली और दीपू ने कॉफ़ी। दोनों घंटों तक बातें करते रहे। फिर धीरे धीरे मिलना जुलना बढ़ा। अब कॉरिडोर और लाइब्रेरी में भी दोनों साथ नजर आने लगे। एक दिन दीपू ने सिका से कहा, कल क्लास बंक करें, पार्क में घूमने चलते हैं। सिका ने पहले मना कर दिया और बोली, पापा ने कहा है पढ़ाई पर फोकस करना है। ये सुनकर दीपू उदास हो गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर फिर बोला, बस एक बार चलो। फिर पहला क्लास बंक करके दोनों पार्क गए, आइसक्रीम खाई और ढेर सारी बातें की। दीपू ने बैग से एक गुलाब निकाला और सिका के हाथों में थमा दिया। उस दिन से दोनों का रूटीन बदल गया। लेक्चर के बजाय कैंटीन और पार्क में वक्त गुजरने लगा। अब क्लास बंक करना आम बात हो गई थी, लेकिन प्यार इतनी आसानी से हासिल हो जाए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। दरअसल दोनों की कास्ट अलग थी। सिका के घर वालों को उसका रवैया देखकर शक हो गया। उसके पहनावे और घर आने के वक्त को लेकर
रोक टोक शुरू हो गई। एक दिन शिखा के पिता राम प्रकाश दुबे ने पूछा, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? शिखा ने झूठ बोला, कहा अच्छी चल रही है पापा, जबकि उसके चेहरे पर घबराहट दिख रही थी। पिता ने फिर से पूछा, कॉलेज में पढ़ाई ही कर रही हो ना? शिखा पिता के टेढ़े सवाल को समझ गई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ पापा, कॉलेज में पढ़ाई ही करते हैं ना। उधर किचन से शिखा की माँ ने जवाब दिया, पहले होती थी पढ़ाई, अब तो लड़के पढ़ाई के नाम पर कॉलेज में कुछ भी करते हैं। तुम्हें छूट दिए हैं इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और करो। शिखा अनजान बनते हुए बोली, क्या कहना चाह रही हो आप? तुरंत माँ ने पूछा, वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम कॉलेज जाती हो? तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ मालूम नहीं? ये सुनकर शिखा चौंक गई और बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन शिखा बिना मेकअप बिना श्रृंगार के ही कॉलेज चली गई और पहुँचते ही दीपू से मिली और रोने लगी। फिर बोली, घर वालों को शक हो गया है, पता नहीं कब मेरा कॉलेज आना बंद करा देंगे। तभी दीपू झुलझुलाकर बोला, कॉलेज आना बंद करवा देंगे तो क्या प्यार भी खत्म हो जाएगा? शिखा आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी, वो ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करा देंगे। आगे बोली, देखो हम स्कूल में नहीं पढ़ते, कॉलेज में हैं। लड़कियों का कॉलेज ख़त्म मतलब सीधे शादी। तुम ये बताओ, हमसे शादी करोगे या सिर्फ मज़े कर रहे हो? दीपू नाराज़ होकर बोला, चुप करो, मज़े करने को सिर्फ तुम ही बची हो, कई लड़कियां हैं इसके लिए। फिर दीपू शिखा का चेहरा दोनों हाथों में लेकर बड़े प्यार से बोला, तुम जिस दिन कहोगी उस दिन, उस वक्त, उसी जगह तुमसे शादी कर लेंगे। उधर शिखा के घर कलह बढ़ता जा रहा था। माँ की तरफ से कॉलेज बंद करवाने की धमकियाँ भी मिल रही थीं। शिखा सब कुछ सुनती रही। कुछ महीने बीते, फिर 18 अप्रैल 2011 को दोनों ने गोरखपुर के बुढ़िया माता मंदिर में शादी कर ली। दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन अब इनकी ज़िंदगी में सुख और प्यार नहीं बल्कि तकलीफ भरी ज़िंदगी शुरू होने वाली थी। दरअसल शादी के बाद दीपू ने शिखा से बोला, अभी तुम कुछ दिन अपने घर पर ही रहो, एक साथ रहने के लिए हम कुछ प्लान करके बताते हैं। शादी के बाद भी शिखा अपने घर पर ही रहती रही। सिंदूर भी नहीं लगाती थी, बस ख्वाब देखती थी कि एक दिन वो और दीपू एक साथ रहेंगे। लेकिन शिखा की माँ ने उसका कॉलेज जाना भी बंद करा दिया। अब वो कभी कभार ही कॉलेज जाती थी। उसका घर से निकलना भी मुश्किल था। वो घर में कैद थी। दिन गुजरते जा रहे थे। दीपू का मैसेज आता था, थोड़ा और इंतज़ार करो, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। शिखा प्लान के बारे में पूछती थी, लेकिन दीपू कहता, जल्द बताऊंगा। फिर 6 जून 2011 की सुबह दीपू का फ़ोन आया, शिखा कल सुबह 10 बजे कॉलेज के पास वाले पार्क में मिलो। अगले दिन कॉलेज में ज़रूरी काम के बहाने शिखा पार्क पहुंची, लेकिन दिल में एक अनजान डर था कि आखिर दीपू ने क्या बड़ा प्लान किया है। पार्क में दीपू इंतज़ार कर रहा था, साथ में उसका दोस्त सुग्रीव भी था। सुग्रीव दीपू के पिता के ट्रांसपोर्ट बिजनेस में काम करता था। शिखा को देखते ही दीपू ने झट से उसे गले लगा लिया और पूछा, कैसी हो? शिखा बोली, ठीक नहीं हूँ। दीपू ने देखा शिखा सिंदूर लगाकर आई थी। ये देखते ही उसने एक बार फिर से शिखा को गले लगा लिया और बोला, अब तुम्हें छुपकर सिंदूर नहीं लगाना होगा। कुछ देर दोनों ने बातें की, फिर इशारा करते हुए दीपू बोला, ये सुग्रीव है मेरा दोस्त, सोनभद्र में मेरे पापा का बिजनेस देखता है, हम जल्दी सोनभद्र जाएंगे। शिखा बोली, हम? दीपू ने कहा, हाँ हम दोनों। शिखा चुपचाप दीपू की बातें सुन रही थी। बोला, लेकिन भागने से पहले एक प्लान है। शिखा ने पूछा, क्या? दीपू ने इधर उधर देखकर गंभीरता से कहा, तुम्हारी मौत का नाटक करना होगा।
सिका को कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, क्या कहना चाहते हो, मरने का नाटक? दीपू बोला, हाँ, अगर तुम मर गई तो घर वाले कभी हमें ढूंढेंगे नहीं और हम आज़ाद हो जाएंगे। सिका ये सुनकर चौंक गई और बोली, लेकिन ये सब होगा कैसे? दीपू ने समझाया, सुग्रीव एक लड़की लाएगा, तुम्हारी कद कांटे की, हम उसे ख़त्म कर देंगे, फिर तुम्हारे कपड़े उसे पहनाकर चेहरा बिगाड़कर जंगल में फेंक देंगे। घर वालों को लगेगा कि वो तुम हो और हम सोनभद्र भाग जाएंगे। दीपू का प्लान सुनते ही सिका के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। हिचकते हुए बोली, ये मर्डर नहीं, हम दीपू ये गलत काम नहीं कर सकते और किसी निर्दोष की जान कैसे ले सकते हैं। दीपू ने सिका को दोनों कंधों से पकड़कर कहा, सिका, ये हमारे प्यार के लिए एक कुर्बानी है, हमारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, ये एक बार की बात है, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। सिका इसके लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार दीपू की तरफ देखकर कहती है, ये पाप है, हमसे नहीं होगा। दीपू कहता है, प्यार में सब जायज़ होता है, कुछ भी पाप नहीं होता। और वो आगे कहता है, मान लो अगर हम साथ नहीं रहते तो तुम क्या? दीपू का सवाल ख़त्म भी नहीं हुआ था कि सिका बोल पड़ी, जान दे दूंगी। अब गुस्से में सिका ने सवाल किया, क्या तुम जान दोगे? दीपू ने उसे कसकर पकड़ा, नज़रें मिलाकर बोला, कोई शक है तुम्हें? सिका चुप रही। फिर दीपू बोला, 2 जिंदगियां ख़त्म होने से बेहतर है एक जान जाए। दीपू ने उसे गले लगा लिया। फिर सुग्रीव की तरफ देखकर बोला, काम हो जाएगा ना? सुग्रीव मुस्कुरा दिया। इसके बाद दीपू ने सिका से कहा, तुम कल बाजार जाकर नए कपड़े खरीद लो, कल तुम्हें बता देंगे कहाँ और कब मिलना है, नए कपड़े साथ लेकर आना। 2 दिन बाद 8 जून को सुग्रीव पूजा से मिलने गया। पूजा अपने पति से अलग होकर मायके में रह रही थी। कई बार सुग्रीव से नौकरी दिलाने के लिए कह चुकी थी। सुग्रीव बोला, तुम्हारे लिए एक नौकरी है, करोगी? पूजा बोली, काहे नहीं, आखिर कब तक घर में बैठेंगे? सुग्रीव बोला, गोरखपुर में एक फैमिली है, घर की साफ सफाई, बर्तन चौका करना होगा, 3-4 हज़ार मिल जाएंगे और रहना खाना अलग से। पूजा के लिए ये नौकरी ज़रूरी थी, वो राजी हो गई। सुग्रीव के कहे मुताबिक 2 दिन बाद उससे मिली। सुग्रीव ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर जा रहा था। दीपू भी उसके साथ था। पूजा ट्रक में बैठी और सुग्रीव चल दिया। गोरखपुर पहुंचने से पहले सुग्रीव ने ट्रक हाईवे से घुमाकर खोराबार कस्बे की तरफ मोड़ दिया। पूजा ने चौंक कर पूछा, तुम तो कह रहे थे गोरखपुर जाना है, फिर ये किधर जा रहे हो? सुग्रीव बोला, गाड़ी के कागज नहीं है, उधर से जाएंगे तो पुलिस रोक लेगी। पूजा ने विश्वास कर लिया, रात हो चुकी थी। तभी साथ बैठे दीपू ने पूजा का गला दबोच लिया। पूजा को लगा कि दीपू उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। पूजा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी सुग्रीव ने गाड़ी रोकी और पूजा के हाथ पैर पकड़ लिए। दीपू ने जोर से पूजा की गर्दन दबा दी। कुछ देर बाद पूजा ने छटपटाना बंद कर दिया। ट्रक फिर चल दिया। काफ़ी आगे जाकर ट्रक रोका। सिका वहीं नए कपड़े लेकर खड़ी थी। सिका ट्रक में चढ़ी और पूजा की लाश देखकर सहम गई। दीपू हंसते हुए बोला, अरे वो सो रही है। सिका की सांस में सांस आई। तभी दीपू और सुग्रीव एक दूसरे को देखकर जोर से हंसने लगते हैं। सिका समझ जाती है कि दोनों ने उसे मार दिया है। आगे जाकर ट्रक एक बार फिर रोका। गोरखपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर पहले मदन मोहन मालवीय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के पास सिंगाड़िया के जंगल में सुग्रीव और दीपू नीचे उतरे। सिका ने ट्रक में कपड़े बदले और खुद के कपड़े पूजा को पहनाने लगी। लाश भारी थी। दीपू और सुग्रीव ने उसकी मदद की। सिका ने गले का काला धागा, चूड़ियाँ भी पूजा को पहना दी। फिर दीपू और सुग्रीव पूजा की लाश उठाकर जंगल में ले गए। सुग्रीव ने लोहे की राड से पूजा के चेहरे पर कई वार किए। चेहरा पहचानने लायक नहीं रहा। सिका की पर्स और चप्पल भी वहीं छोड़ दी ताकि लाश की शिनाख्त सिका के रूम में हो। प्लान पूरा हो चुका था। इसके बाद तीनों उसी ट्रक में बैठकर सोनभद्र चले गए। अब सिका और दीपू आज़ाद थे, दोनों एक साथ रहने लगे।
जैसे पति और पत्नी रहते हैं। उधर शिखा के घर का माहौल भारी था। शाम ढल चुकी थी, रात होने वाली थी, लेकिन इकलौती बेटी अभी तक घर नहीं लौटी थी। फोन भी बंद आ रहा था। माँ बाप की छाती धक धक कर रही थी, कहीं भाग तो नहीं गई है। आखिर में हार मानकर पिता राम प्रसाद ने कैंट थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी। अगले दिन यानी कि 11 जून को सिंगाड़िया के जंगल में एक लाश बरामद हुई। चेहरा पूरी तरह से उधड़ चुका था, जगह जगह से मांस फट चुका था। साथ मिले सामान से शिनाख्त हुई कि लाश कमलेशपुरम में रहने वाली शिखा दुबे की है। पुलिस ने राम प्रसाद को खबर दी। खबर मिलते ही उनका दिल बैठ गया। ऐसा तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। दौड़ते हुए वहां पहुंचे। लाश पर वही कपड़े थे जो शिखा पहनकर घर से निकली थी। गले में वही काला धागा और पास पड़ी चप्पल और पर्स भी शिखा का था। लाश की हालत देखी तो गस खाकर गिरने लगे। पुलिस वालों ने जैसे तैसे संभाला। बड़ी नाच से पाली गई इकलौती बेटी आरती पर बिंदा हुई। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छाया था। गुमशुदगी का केस अब मर्डर में बदल गया था। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस राम प्रसाद को थाने बुलाते हैं। इंस्पेक्टर अश्विन सिन्हा ने धीरे से कहा, देखिए, हम आपकी लड़की वापस नहीं ला सकते हैं। हमें भी दुख है, लेकिन वादा करते हैं मारने वाले बचेंगे नहीं। राम प्रसाद चुपचाप बैठे थे। इंस्पेक्टर ने पूछा, किसी पर शक है क्या? राम प्रसाद ने दीपू यादव का नाम लिया। इंस्पेक्टर के बगल में खड़े सिपाही ने डायरी में नाम नोट कर लिया। इंस्पेक्टर ने आगे पूछा, कौन है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? राम प्रसाद ने बताना शुरू किया कि हमारे मोहल्ले में ही रहता था, ट्रक का बिजनेस है उसके बाप का, मेरी बेटी के साथ ही पढ़ता था। इंस्पेक्टर की नज़रें टेढ़ी हो गईं। उनके कान कुछ और सुनना चाहते थे। राम प्रसाद सिर झुकाकर बोले, लेकिन हमें शक था, इसलिए शिखा का कॉलेज बंद करवा दिया। पुलिस दीपू के घर पहुंची। वो घर से गायब था। नंबर ट्रेस किया गया, सिम इनएक्टिव था। काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब एक दिन इंस्पेक्टर सिन्हा फाइलें खंगाल रहे थे। तभी एक सिपाही बोला, साहब एक बात कहें। इंस्पेक्टर सिन्हा ने घूर कर देखा। सिपाही ने कहा, साहब आप कन्फर्म है जिस लड़की का लाश मिला था वो शिखा का ही था? इंस्पेक्टर ये सुनते ही झन्ना जाता है और गुस्से भरे लहजे में बोला, पहेलियाँ ना बुझाइए, साफ साफ कहिए। सिपाही बोला, लड़की के पेट पर निशान थे, जैसे बाल बच्चे वाली औरत के पेट पर डिलीवरी के बाद आता है, लेकिन शिखा तो कुंवारी थी। ये सुनते ही सिन्हा चौंक गया। अलग एंगल से भी केस की जांच शुरू हुई, फिर भी पुलिस सर्विस लांच छापे सब नाकाम हो रहे थे। पुलिस ने अब दीपू के सभी रिश्तेदारों के नंबर सर्विस लांच पर डाल दिए। दीपू ने बहन को फ़ोन किया, कॉल ट्रेस हो चुकी थी। लोकेशन सोनभद्र का माइनिंग यानी कि खनन एरिया का था। पुलिस की एक टीम फौरन रवाना हुई। सोनभद्र पहुंचकर एक मकान के सामने जीप रुकी। इंस्पेक्टर सिन्हा ने दरवाज़ा खटखटाया। एक लड़की ने दरवाज़ा खोला तो सबके होश उड़ गए। दरवाज़ा खोलने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा थी। इंस्पेक्टर के मुंह से निकला कि ये शिखा, लेकिन लाश तो ये उसकी हमशक्ल या कुछ और होगा। सिपाही अंदर घुसे, दीपू वहीं था। कमरे की दीवार पर दोनों की फोटो टंगी थी। पुलिस दोनों को लेकर गोरखपुर पहुंची। पूछताछ में दीपू टूट गया था, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। उसने सब साफ साफ बता दिया। सुग्रीव पूजा मर्डर की प्लानिंग परत दर परत पूरी सच्चाई बाहर आ गई थी। इसके बाद पुलिस ने शिखा और दीपू को जेल भेज दिया। 7 साल जेल में गुजारने के बाद दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर आ चुके हैं। हैरत की बात यह है कि जो प्यार में कभी एक दूसरे के लिए जान देने और लेने को तैयार थे, अब एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते हैं। दोनों ने अलग अलग शादियां कर ली हैं। केस अभी भी कोर्ट में पड़ा है। उम्मीद है कि दोनों को जल्द ही उनके किए की सज़ा मिलेगी और पूजा की आत्मा को इंसाफ मिलेगा।